हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एमसीक्यू में पारेषण एवं वितरण जो एक चैप्टर है उसका हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो बिहार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जो बिहार का जो बिजली विभाग का जो ग्रेड 3 का एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। एएलपी के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अदर स्टेट के एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा आवाज आ रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सेकेंडरी वितरण के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी वितरण के लिए। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग समांतर सेकेंडरी वितरण प्रणाली के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेकेंडरी वितरण प्रणाली के लिए। कह रहा है कि सिरोपरी लाइनों को कितने वोल्ट तक संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 400 केवी तक। 400 केवी तक सिरोपरी लाइनों को 400 कितने 400 केवी तक संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन 400 केवी तक के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि फिर लाइन में वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाता है। ओवरहेड सिस्टम जिसको बोलते हैं सिरोपरी लाइन सिस्टम का उपयोग अत्यधिक दूरी तक पावर का स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। एक संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र सब स्टेशन पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो ये कनेक्शन किया जाता है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा संचरण लाइन के उप स्टेशन सिरे पर मुख्यतः स्टार डेल्टा का संयोजन किया जाता है, क्योंकि उप स्टेशन पर वोल्टेज को घटाने की आवश्यकता होती है, इसलिए डेल्टा द्वारा हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक संचरण लाइन जो होगा उसके उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में स्टार डेल्टा कनेक्शन होगा। कौन सा होगा? स्टार डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक वितरक कितनी होने चाहिए? आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक कैसा होना चाहिए? तो ये आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक आपका जो होगा 3 फेज 4 वायर 3 फेज 4 वायर या एकल फेज 3 फेज 4 वायर या एकल फेज, ये डी होगा। आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरण 2 प्रकार के होते हैं। 3 फेज 4 वायर, इसमें 3 फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। और एकल फेज में इसमें एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। इसमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, तो ये कौन सा है? ये है आपका 222 केवी। ये वोल्टेज मानक संचरण नहीं है। जबकि 132 केवी है, 400 केवी है, 750 है, लेकिन 222 केवी नहीं है। 132 केवी, 400 केवी, 750 केवी ये भी सभी स्टैंडर्ड मानक है। स्टैंडर्ड मानक मतलब सभी मानक संचरण वोल्टेज है, जबकि 222 मान संचरण वोल्टेज नहीं है। अन्य मानक संचरण वोल्टेज 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 220 केवी आदि है। सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? तो सब स्टेशन में एक्साइटर्स स्थापित नहीं होता है। सब स्टेशन में एक्साइटर्स नहीं होते हैं। एक्साइटर्स किसी भी जनरेटर या मोटर को एक्साइट करने के लिए काम में ली जाती है। काम में ली जाती है। किस पारास की वोल्टता को निम्न वोल्टता कहा जाता है? तो ये होता है 600 से क्या कम। तो 600 वोल्टता से कम परास की वोल्टता को निम्न वोल्टता होती है। 600 वोल्टता से कम परास की वोल्टता निम्न वोल्टता होती है। समांतर सर्विस मेष द्वारा घरों की सिंगल फेज आपूर्ति 230 वोल्ट और वह भी निम्न वोल्टता से संबंधित है। निम्न वोल्टता से संबंधित है। जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग 30 केवी के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। हवा का आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग 30 केवी के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है, 30 केवी थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है, तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। हवा का आयनीकरण हो जाता है। डीसी 2 वाइड और 3 वाइड ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिट की गई दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार
ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ी? तो दो तार सिस्टम की और 31% जरूरत, तो दो तार सिस्टम की 31%, दो तार सिस्टम की 31%। डीसी 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा ट्रांसमिट की गई दूरी के समान है। तो कॉपर 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत टू तार सिस्टम की 31%, टू तार सिस्टम की 31%। तीन फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में, तीन फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा का अनुपात दिखाया जाता है। कॉपर की मात्रा का अनुपात दिखाया जाता है। तो ये कितना होता है? 1.867 बाय कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव। कह रहा है कि चार फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा 1.867 बाय कॉस स्क्वायर फाइव अनुपात में दिखाया जाता है, कॉस स्क्वायर फाइव अनुपात में दिखाया जाता है। मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज है क्या है? 125 वोल्ट से अधिक। मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज है 125 वोल्ट से अधिक। मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस पर आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान क्या होगा? सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान क्या होगा? तो 33 केवी, 33 केवी सब स्टेशन में, सिंगल बस बार में। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान 33 केवी, जबकि जनरेशन के लिए भारत में उपलब्ध वोल्टता का मान जनरेशन के लिए कितना? 11 केवी। भारतीय मानक अधिनियम 1956 के तहत यहाँ की पावर आवृत्ति 50 हर्ज प्रयोग में ली जाती है। अमेरिका का कितना है? 60 हर्ज। यह अमेरिका का, भारत में 50 हर्ज। अधिकांश स्थानों पर किस प्रकार की विद्युत पारेषण प्रणाली को अपनाया गया है? तीन फेज तीन तार। अधिकांश स्थानों पर तीन फेज तीन तार विद्युत प्रणाली को पारेषण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि वितरण प्रणाली मुख्यतः तीन फेज चार तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीन फेज चार तार के रूप में प्रयोग किया जाता है वितरण प्रणाली मुख्यतः। प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 33 केवी। ये प्राथमिक संचरण उच्च वोल्टता 132 केवी पर होता है, 220 केवी पर होता है, 400 केवी पर होता है, 750 केवी पर होता है प्राथमिक संचरण उच्च वोल्टता। ठीक है। और जिसमें समांतर 33 केवी का प्रयोग नहीं किया जाता। 33 केवी प्राथमिक वोल्टेज कहते हैं। साथ ही ज्ञात रहे कि उत्पाद केंद्र पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 11 केवी पर किया जाता है। 11 केवी पर किया जाता है उत्पाद केंद्र पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। एक सिरोपरी प्रणाली मतलब ओवरहेड सिस्टम, प्रणाली ओवरहेड सिस्टम वाले द्वितीयक प्रकार की संचरण लाइन में वोल्टता स्तर किस प्रकार का होता है? ये वोल्टता स्तर होता है उच्च वोल्टता स्तर, उच्च स्तर सिरोपरी ओवरहेड सिस्टम में। एक सिरोपरी प्रणाली ओवरहेड सिस्टम वाले द्वितीयक प्रकार की संचरण लाइन में वोल्टता स्तर उच्च वोल्टता स्तर का होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि पारेषण उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है जाना सापेक्ष नहीं हानि को घटाता है, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है। किस वितरण प्रणाली को प्राथमिक वितरण प्रणाली और माध्यमिक वितरण प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो एसी अर्थात प्रत्यावर्तित विद्युत प्रणाली को प्राथमिक वितरण प्रणाली तथा मध्यम वितरण प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञात रहे कि वितरण प्रणाली वोल्टता ड्रॉप पर डिजाइन की जाती है। यह वितरण पारेषण प्रक्रिया के पश्चात कार्य में लिया जाने वाला प्राथमिक अवयव है। एसी विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पर विचार करें। एसी विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पर विचार करें। तो एसी वोल्टेज की विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पर विचार कीजिए। तो ये आपका कौन सा है? देखिए, कह रहा है कि ए संकर्ण वोल्टता, बी उत्पाद वोल्टता और सी संचलन वोल्टता। देखिए, इसको कहा जाता है संकर्ण वोल्टता,
इसको कहा जाता है जो 25 केवी का होता है उसे संकर्ण वोल्टा कहा जाता है, और 3.3 से 33 केवी तक होता है इसे कहा जाता है उत्पाद वोल्टा। क्या होता है? उत्पाद के अंतर्गत होता है। और 66 से 765 केवी तक होता है तो इसे कहा जाता है संचरण वोल्टा। क्या कहा जाता है? संचरण वोल्टा। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत प्रणाली में 3.3 से केवी से 33 केवी तक उत्पाद वोल्टा जेनरेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। 25 केवी को संकर्ण वोल्टा ट्रैक्शन वोल्टेज कहा जाता है, और 66 केवी से 765 केवी तक संचरण या पारेषण वोल्टा ट्रांसमिशन वोल्टेज कहा जाता है। कौन सिस्टम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है? तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम कौन नहीं है ये पूछा है आपके। तो मध्य बिंदु अर्थ प्रणाली के साथ डीसी 2 तार ये सही है, मध्य बिंदु अर्थ प्रणाली के साथ ये डीसी ट्रांसमिशन है। डीसी 4 तार प्रणाली ये गलत है, ये नहीं है। डीसी 3 तार प्रणाली ये भी है, डीसी 2 तार प्रणाली ये भी है। दिए गए विकल्प में डीसी 4 तार प्रणाली एक डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन को उचित धारा रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन को उचित धारा रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया जाता है। किसमें वोल्टेज का वह पड़ाव शामिल होता है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है? विद्युत ऊर्जा को उपयोग करता है तो ये होता है द्वितीयक वितरण प्रणाली में। द्वितीयक वितरण प्रणाली में वोल्टेज का पड़ाव शामिल होता है जिस पर अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर जो होता है खुद वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। द्वितीयक वितरण प्रणाली में वोल्टेज का वह पड़ाव शामिल होता है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। प्राथमिक वितरण प्रणाली इस तरह की ऐसी वितरण प्रणाली का हिस्सा है जो सामान्यतः उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसत निम्न वोल्टेज वाले उपभोक्ता उपयोगों की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है। ये कौन सा है? प्राथमिक वितरण प्रणाली। प्राथमिक वितरण प्रणाली इस तरह की ऐसी वितरण प्रणाली का हिस्सा है जो सामान्य उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसत निम्न वोल्टेज वाले उपभोक्ता उपयोगों की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉक को संभालती है। प्राथमिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो थ्री फेज 3 वायर प्रणाली द्वारा। प्राथमिक वितरण प्रणाली सदैव थ्री फेज 3 वायर प्रणाली द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें किसी भी चौथे वायर अथवा न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं होती है। थ्री फेज 3 वायर प्रणाली के अवस्था में किसी भी चौथे वायर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि द्वितीयक वितरण प्रणाली थ्री फेज 4 वायर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। प्राथमिक में थ्री फेज 3 वायर और द्वितीयक में थ्री फेज 4 वायर प्रणाली का प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें लोड छोर पर संतुलित अथवा असंतुलित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अतः असंतुलित की स्थिति में चौथे वायर की भूमिका रहती है, जिसकी जिसकी साइज मूल फेज की आधी होती है। मूल फेज की क्या होती है? आधी होती है। सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीयक वितरण प्रणाली कौन सा है? तो सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली द्वितीयक वितरण प्रणाली है 400/230 भी वोल्टेज। सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीयक वितरण प्रणाली 400/230 वोल्ट है। ज्ञात रहे कि भारत में उद्योगों अथवा आवासीय एरिया में द्वितीयक वितरण प्रणाली सामान्यतः 400/230 वोल्टेज है। 400/230 वोल्टेज है। सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक वितरण वोल्टेज का मान कितना होता है? 11 केवी 6.6 केवी और 3.3 केवी। सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक वितरण वोल्टेज 11 केवी 6.6 केवी और 3.3 केवी, जहां वितरण से तात्पर्य वोल्टता संचरण को उपभोक्ता तक पहुंचाना है। वितरण आमतौर पर वोल्टता पात पर निर्मित किए जाते हैं। जिस प्रकार संचरण को धारा वहन क्षमता के आधार पर निर्मित किया जाता है, उसी प्रकार सर्विस लाइन को लोड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने से अधिक वोल्टेज के लिए स्विच गियर उपकरण बाहर स्थापित किया जाता है? ये 66 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए स्विच गियर बाहर स्थापित किया जाता है। छोटे विद्युत ऊर्जा वितरण के लिए इंडोर स्विच गियर प्रयोग में लिए जाते हैं। उसी प्रकार बड़े शहर तथा इकाइयों के लिए आउटडोर स्विच गियर स्थापित किया जाता है। ठीक है, छोटे शहर और के लिए इंडोर और बड़े शहरों के लिए आउटडोर
रहा है कि ज्ञात रहे कि किफायती दृष्टिकोण से 66 केवी से अधिक के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ज्ञात रहे कि स्विच गियर में ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर तथा संधारित्र जो कैपेसिटर होता है, बैंक इत्यादि वैद्युत इकाई का समावेश होता है। भारत में उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन की वोल्टेज स्तर क्या है? तो भारत में उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन की वोल्टेज स्तर है 11 केवी से 33 केवी। भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज स्तर 11 केवी से 33 केवी होता है, जबकि लो वोल्टेज ट्रांसमिशन 1 केवी से कम होता है, जबकि सुपन वोल्टेज 33 केवी से अधिक होता है, 33 केवी से अधिक होता है, 33 केवी से अधिक होता है, जिसे आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नियम, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नियम 28 में दर्शाया जाता है। 28 में दर्शाया, देखिए भारत में उच्च वोल्टा ट्रांसमिशन का स्तर कितना है? 11 केवी से 33 केवी, ठीक है, उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अब इसके बाद लो वोल्टेज ट्रांसमिशन है 1 केवी से कम। लो वोल्टेज कितना है? 1 केवी से कम। जबकि सुपर 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 वोल्टा जो सुपर वोल्टा है ये 33 केवी से अधिक होगा। इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के नियम 28 में दर्शाया गया है। जहां तक वितरण प्रणालियों का सवाल है, यदि घोषित वोल्टेज 230 वोल्ट हो तो उपभोक्ता का उच्चतम वोल्टेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 253 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, 253 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि उपभोक्ता का सबसे न्यूनतम वोल्टेज 207 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, 207 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। घोषित वोल्टेज 230 हो तब। अधिकतम आपका जाएगा कहाँ तक? 253 तक और न्यूनतम जाएगा 207 तक। जहां तक वितरण प्रणालियों का सवाल है, यह यदि घोषित वोल्टेज 220 वोल्ट 230 वोल्ट हो तो उपभोक्ता को उच्चतम वोल्टेज 253 वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उपभोक्ता का सबसे न्यूनतम वोल्टेज 207 वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च पारेषण लाइन में प्लस माइनस 10% वोल्टता सहनशीलता होता है। प्लस माइनस 10% वोल्टता सहनशीलता होता है, और 230 का 10% 23 होता है, तो 230 प्लस 23 कते होगा? 253। और 230 का अगर हम 10% तो 230 माइनस कितना होता है? 23 करेंगे तो 207, निम्न वोल्टेज 207 हो जाएगा। आप वाला कितना हो जाएगा? 230 53 हो जाएगा, ठीक है, 253 हो जाएगा। यही है आपका। विभिन्न सब स्टेशनों को धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइन प्रतिध्वनित करती है। क्या करती है? प्राथमिक वितरण। प्राथमिक वितरण विभिन्न स्टेशनों को धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइनें प्राथमिक वितरण को दर्शाती है। साथ ही ज्ञात रहे कि वितरण लाइनें वोल्टता पाथ के आधार पर डिजाइन की जाती है। वोल्टता पाथ के आधार पर डिजाइन की जाती है। 132 के भी और कितने के बीच प्रत्यक्ष परिनमन उन शहरी क्षेत्रों में आम नीति बनती जा रही है जहां एक स्थल साइट से कितना पर से कितना कितना पर 100 मेगावाट से अधिक विद्युत आर्थिक रूप से वितरित की जा सकती है। तो ये होता है 11 केवी, 132 केवी और 11 केवी, ठीक है, किलो वोल्ट के बीच प्रत्यक्ष परिवहन की शहरी आम नीति बनती जा रही है, जहां एक स्थल साइड से कितना 11 केवी पर 100 मेगावाट से अधिक विद्युत आर्थिक रूप से वितरित की जाती है। 132 केवी और 11 केवी के बीच प्रत्यक्ष परिनमन उन शहरी क्षेत्रों में आम नीति बनती जा रही है जहां एक स्थल साइट से 11 केवी पर 100 मेगावाट से अधिक विद्युत आर्थिक रूप से वितरित की जाती है। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए? निम्न तनाव लाइन सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 230 वोल्ट से लाइन से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसी वितरण प्रणाली में समांतर निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सिंगल फेज 4 तार प्रणाली का। एसी वितरण प्रणाली में समांतर सिंगल फेज 4 तार लाइन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग नहीं किया जाता, जबकि 3 फेज 3 तार प्रणाली का क्या आता है? 3 फेज 4 प्रणाली का। सिंगल फेज 3 तार प्रणाली का क्या आता है? सिंगल फेज 2 तार प्रणाली का क्या आता है? जबकि सिंगल फेज 4 तार प्रणाली का नहीं क्या आता है।
निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये है एचवीडीसी ट्रांसमिशन में। एचवीडीसी ट्रांसमिशन में एचवीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इसमें किसमें? इसमें। तो कह रहा है किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन में। हाई वोल्टेज एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइनों में केवल प्रतिरोध अवयव ही उपस्थित रहता है। बृहद परास और लाइनों हेतु ट्रांसमिशन किफायती होती है। ठीक है। किसी किसी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति की भिन्न मान हो सकते हैं। भिन्न मान हो सकते हैं किसमें? एचवीडीसी में। एचवीडीसी का फुल फॉर्म हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में अभिग्राही छोर पर और प्रेषक छोर की आवृत्ति भिन्न हो सकती है। एचवीडीसी का तात्पर्य उच्च वोल्टेज डीसी संचरण से जो बृहत मान के लिए अत्यंत किफायती होती है। बृहत मान के लिए अत्यंत किफायती होती है। 110 केवी के क्रम की एसी वोल्टता का प्रयोग मुख्यतः सुदूर संचारण के लिए किया जाता है, क्योंकि क्योंकि तनु यानी कि थिकर चालकों की अपेक्षा शीतर चालकों की ही अपेक्षा है। ठीक है। 110 केवी के क्रम में एसी वोल्टता का प्रयोग मुख्यतः सुदूर संचारण के लिए किया जाता है, क्योंकि तनु थिकर चालकों की ही अपेक्षा लंबी दूरी के लिए डीसी संचरण की तुलना में एसी संचरण अत्यंत प्रभावी होता है, क्योंकि आसानी से ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यक अनुरूप बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन में जो डीसी होता है आपका प्रयोग न हो किया जाने वाले अवयव क्या है? तो ये होता है सोलर पीवी। सोलर ठीक है, पीवी। अब देखिए डिस्टकारी यूज कर सकते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, परिणामित यूज कर सकते हैं। कहा कि एचवीडीसी अर्थात हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में प्रयोग न किया जाने वाले अवयव सोलर पीवी होता है, जबकि दृष्टिकारी जो एसी को किस में दृष्टिकारी आपका किस में एसी को डीसी में बदलता है। इसका काम क्या होता है? एसी को किस में बदलना? डीसी में बदलना डिस्टकारी का काम होता है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना, इसका काम होता है डीसी को किस में एसी में बदलना। और जो आपका परिणाम मित्र है ट्रांसफार्मर है, इसका प्रयोग आवृत्ति पर पावर स्थानांतरण के लिए किया जाता है। आवृत्ति पर पावर स्थानांतरण के लिए किया जाता है। सब स्टेशन से वितरण के लिए डीसी आपूर्ति 2 वायर या थ्री वितरण के लिए 3 तार। सब स्टेशन से वितरण के लिए डीसी आपूर्ति को 2 वायर या 3 वायर वितरण प्रणाली द्वारा संचालित की जा सकती है। ज्ञात रहे कि किसी भी वितरण प्रणाली में मुख्य 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला फीडर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा सर्विस। निम्न में से कौन सा कथन डीसी पावर की तुलना एसी पावर से करने से संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो देखिए एसी वोल्ट में आवश्यकता के अनुसार स्पीकिंग और स्टेपिंग, ठीक है, स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन का लाभ होता है एसी में, तो ये तो होता है, ये सही है। डीसी की तुलना में एसी कम खर्चीला और आसानी से उपलब्ध उत्पन्न होता है, ये भी सही है। बैटरी डीसी पावर स्टोर कर सकती है लेकिन एसी नहीं, ये भी सही है। अब देखिए डीसी की तुलना में एसी की में ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है, ये आपका गलत है। एसी में ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है, नहीं, डीसी में ही होती है, एसी में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा निम्नलिखित में से कौन सी है? मुख्य फायदा है इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है। डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा यह है कि इसमें इससे कम वायरों की आवश्यकता होती है। 2 वायरों से इसका संचरण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता है? किस प्रकार का मापदंड? तो आवेश या सर्ज सर्ज। ज्ञात रहे कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे तार का प्रतिरोध, कोरोना हाउस तथा उच्च वोल्टेज
स्तर इत्यादि, क्योंकि जितना अधिक वोल्टेज संचरण होगा उतने कम आकार व्यास के चालक प्रयोग में लिए जाएंगे, जबकि आवेश या सर्ज कोई मापदंड डीसी में नहीं होता है। एसी ट्रांसमिशन प्रणाली डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कितना कुशल है? तो कम कुशल होता है। एसी ट्रांसमिशन की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली कम कुशल होता है, कम इफिशियंट होता है, क्योंकि इसी पारेषण को बड़ी दूरी पर आसानी से वोल्टता मान को बढ़ा घटा कर भेजा जा सकता है, एसी को, ठीक है। तथा इस क्रिया में महंगे उपकरणों की आवश्यकता कम होगी, जबकि समान कार्य को यदि डीसी से किया जाए तो महंगे कन्वर्टर्स की आवश्यकता होगी। डीसी विद्युत शक्ति संचरण डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये क्या है? बहुत उच्च डीसी वोल्टता पर विद्युत उत्पादन आसान है। ये आपका क्या है? आपका ये गलत है, ठीक है। चालकों के द्वारा कोई त्वचिक प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है। एक डीसी लाइन में कम कोरोना होती है और संचार परिपथ के साथ हस्तक्षेप घट जाता है, ये सही है। इसमें प्रयुक्त धारिता कैपेसिटर जो होता है और इसके बाद विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की कोई समस्या नहीं होती है, ये सही है, ठीक है। डीसी विद्युत संचरण प्रणाली में किसी भी प्रकार का त्वचीय प्रभाव या आवृत्ति संबंधित हानि नहीं होती है, क्योंकि डीसी प्रेषण के लिए सिरोपरि संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टता डिस्ट धारा एचवीडीसी प्रणाली की लागत उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा और एचवीएसी प्रणाली में से कम होती है? तो ये कितनी पर? 600 किलोमीटर से अधिक पर। और एचवीएसी का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज अल्टरनेट करंट, एचवीडीसी का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। सिरोपरि संचरण प्रणाली में 600 किलोमीटर से कम दूरी पर उच्च वोल्टता डिश धारा एचवीडीसी प्रणाली की लागत उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा एचवीएसी प्रणाली से कम होती है। समान विद्युत के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी चालक लाइन में किस आकार के तार का चालक का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है आपका छोटा। समान विद्युत सप्लाई के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी संचरण लाइनों में चालकों का आकार छोटा रखा जाता है, क्योंकि डीसी की तुलना में एसी में हानियां अधिक होती है। साथ ही कोरोना हानियां भी एसी की अपेक्षा डीसी में कम होती है, एसी की अपेक्षा डीसी में कम होती है। एसी विद्युत शक्ति संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये आपका देखिए एसी विद्युत का उच्च वोल्टता संचरण हानियां कम हो सकती है, ये सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज को सुविधाजनक रूप में ऊपर या नीचे लाया जा सकता है, ये भी सही है। संचरण के कम तांबे की आवश्यकता होती है, ये गलत है, ये आपका गलत है। ज्यादा तांबे की आवश्यकता होती है, तांबे का तार ही बनता है। त्वचा के प्रभाव के लिए एसी संचरण लाइनों का प्रभाव प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी सही है। प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति संचरण एसी करंट के लिए उच्च वोल्टता संचरण हानियां कम होती है, साथ ही परिणामित द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। और ठीक है, सी आपका गलत है, कम संचरण की आवश्यकता होती है। समान वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में तापरोधन इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये कम होती है। समान वोल्टेज पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि एसी में धारा चालक की सतह से बहती है तथा डीसी में संपूर्ण भाग से बहती है, जिसे बाह्य तौर पर इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है। एसी की तुलना में डीसी का क्या लाभ है? कोई कोरोना निकटता और स्किन प्रभाव नहीं है। एसी की तुलना में डीसी में हानियां कम होती है, क्योंकि इसमें सामान्यतः कोरोना निकटता फैंटी तथा स्किन प्रभाव नहीं होती है। साथ ही यदि हानियां कम होगी तो संलग्न दक्षता भी अधिक होती है। एसी और डीसी पावर के बीच तुलना के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। एसी डीसी की तुलना में अधिक महंगा होता है और इसको उत्पन्न करना अधिक कठिन होता है। अधिक कठिन होता है, ये तो असत्य है, क्योंकि आपका ये नहीं, एसी ही सस्ता होता है। डीसी के विपरीत एसी को ऊर्जा हानि के बिना लंबा दूरी तक संचारित किया। हाँ, एसी को लंबा दूरी तक। तो एक असत्य है और दो कथन सत्य है। शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है, क्योंकि
इसमें क्या संवाहन की लागत घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। संवाहन की लागत घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है क्योंकि संवहन की लागत कंडक्टर के आकार के कारण घट जाती है। क्षमता पावर लॉस कम हो जाने के कारण बढ़ जाती है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न से कौन सा कारण नहीं है? तो ये होता है उच्च पारेषण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है। उच्च पारेषण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है। दिस धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए उच्च पारेषण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है। यह एक कारण नहीं है, जबकि अन्य सभी कारण है। जैसे उच्च वोल्टता एसी धारा को प्रेषित करने के लिए ट्रांसफार्मर सबसे अच्छा उपलब्ध है, सही है। लाइन हानि को कम करने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। उच्च पारेषण वितरण वोल्टेज का उपयोग संभव है, ये भी। जबकि वन क्या है, ये आपका पारेषण वितरण की संभव नहीं है, ये कथन ये एक कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन पर पावर ट्रांसमिशन एनर्जी लॉसेज को कम करता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन पर पावर ट्रांसमिशन एनर्जी लॉसेज को कम करता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर एसी लाइनों का पावर ट्रांसमिशन एनर्जी लॉसेज को कम करता है। लंबी दूरी के लिए विद्युत पारेषण किस प्रकार किया जाता है? तो उच्च वोल्टता एक उच्च वोल्टता में पावर ट्रांसमिशन अच्छा विनियमन प्रदान करता है। इसमें धारा को उसी मान के साथ प्राप्त किया जा सकता है। एक उच्च वोल्टेज में ट्रांसमिशन अच्छा विनिमय प्रदान करता है। इससे धारा को उसी मान के साथ प्राप्त किया जा सकता है। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या होता है? कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण होता है जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। कल जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण है जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ना। जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ना। ये देखिए, कह रहा है किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात का उपयोग किया जाने वाला कॉपर का वजन क्या होगा? वजन को हम वेट को यहाँ वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं वेट को। इसको भी से ही इसको भी डिनोट करते हैं, भी से करते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये जो आपका है वेट दैट मीन्स वॉल्यूम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का स्क्वायर का। किसका होता है? वोल्टेज का स्क्वायर का। क्या होता है? वोल्टेज का स्क्वायर का। तो ये ऑप्शन किस में? आपका ए में। अब देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं से समझा देते हैं। देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज भी है, उसी अनुपात में उपयोग किया जाता है कॉपर का वजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर का। अगर वजन बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। देखिए P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला है। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा या फाई मानिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फाई किया है, यहाँ भी फाई कर दीजिए, सब जगह फाई रहे। आई इक्वल टू, अगर आई इस साइड जाएगा तो इधर ही डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये किसको? लॉसेज को डिनोट करता है। लॉसेज क्या होता है? आई स्क्वायर आर, ये करंट लॉस है। क्या है? करंट लॉस है। अब देखिए P जो है, P जो करंट के रेशियो पे, तो P करंट, आई पी आई का मतलब करंट, तो P बाई वी कॉस फाई। अब देखिए P इक्वल टू वी आई होता है, वी आई होता है। अब देखिए वी आई होता है जब हम आई लिए हैं तो यहाँ से ये आई स्क्वायर आर, तो आई आई का स्क्वायर हटता है तो इस साइड आके क्या होता है, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर इस हट जाएगा, आर हो जाएगा। अब पी एल हो गया, ये आपका ऊपर नीचे रो एल से मल्टीप्लाई किए हैं। जहाँ भी क्या है? वॉल्यूम है, वी फॉर वोल्टेज है। तो ये देखिए ई ऊपर वाला और ये नीचे वाला हटा दीजिए तो वन बाई क्या बचा? वी स्क्वायर इक्वल टू वोल्टेज। ये है आपका इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन की क्षमता निर्भर से किसके साथ बढ़ती है? तो जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ती है। ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता वोल्टेज तथा शक्ति गुणांक पावर फैक्टर दोनों के समानुपाती होता है। ठीक है, अतः वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ने पर ही ट्रांसमिशन की लाइन क्षमता बढ़ती है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है आपका हानियां होने पर दक्षता घटती है, हानियां होने पर दक्षता घटती है। ईएचवी प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली के ईएच प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली के
किसके लिए किया जाता है, संचारण के लिए किया जाता है ईएचवी का प्रयोग। ईएचवी प्रणाली, जिसका ईएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वोल्टेज। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रणाली जिसके आमतौर पर प्रयोग संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि संचरण वोल्टता का मान जितना अधिक होगा सापेक्ष धारा का मान उतना ही कम होगा। वोल्टता की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसका, आई करंट का, तथा कम मान की धारा के लिए केवल कम कटा क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। और यदि केवल पतला होगा तो ऊर्जा हानि उतनी ही कम होगी, जिससे परेशान दक्षता बढ़ जाएगी। उच्च वोल्टा संचरण लाइन के लिए के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो संचरण वोल्टता वृद्धि के साथ वोल्टता विनियमन में सुधार आता है। संचरण लाइन में उच्च वोल्टता के लाभ, संचरण लाइन में उच्च वोल्टता का क्या लाभ है? संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टता विनियम में सुधार आता है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ लाइन धारा घट जाती है तथा संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ दक्षता बढ़ जाती है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावरों से लटकाया जाता है। जमीन से अंतर में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त उच्च वोल्टा ट्रांसमिशन लाइनों के कंडक्टरों को टावरों से लटकाया जाता है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावर से लटकाया जाता है, जिससे जमीन से अंतर में वृद्धि करने के लिए होता है, ताकि चार्जिंग धारा के मान संतुलित किया जा सके। को पढ़े और सर्विस कंडक्टर के आकार के चयन पर विचार करते हुए विकल्प को चयन कीजिए। यह उपभोक्ता लॉट पर निर्भर करता है, यह ध्रुव से दूरी पर निर्भर करता है। दोनों सही है, दोनों कथन सही है। मतलब कथों विचार कीजिए, सर्विस कंडक्टर के आकार पर चयन कीजिए। यह उपभोक्ता लॉट पर निर्भर करता है, यह ध्रुवों से दूरी पर निर्भर करता है। उच्च वोल्टता संचरण लाइन में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न वोल्टेज धारा के कारण अपवात कम हो जाएगा, जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होगी। यही आपका क्या है, गलत है। बाकी धारा वहन आवश्यकता कमी के चलते हानि कम होती है, जिससे परिणाम में बेहतर दक्षता होता है। ये सही है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक का आकार कम हो जाता है। ये भी सही है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक और भूसंपृक्त टावर के बीच आवश्यक तावरोधन इंसुलेशन बढ़ जाता है। ये भी सही है। उच्च वोल्टता संचरण लाइन में धारा वहन आवश्यकता की कमी के चलते हानि कम होती है, जिसके परिणाम बेहतर दक्षता होती है। साथ ही संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक का आकार कम हो जाता है। इससे अतिरिक्त संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक और भूसंपर्कित टावर के बीच आवश्यकता तावरोधन इंसुलेशन भी बढ़ जाता है। किसी संचरण प्रणाली का फीडर को शक्ति प्रदान करता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। किसी संचरण प्रणाली में फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को शक्ति प्रदान करता है। फीडर जनरेटिंग स्टेशन तथा डिस्ट्रीब्यूटर के मध्य लगता है। यह धारा वहन क्षमता के निर्धारण पर संयोजित किया जाता है। फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फीडर साइज लोड करंट पर। फीडर साइज मुख्य रूप से लोड करंट पर आधारित होता है, अर्थात धारा खपत के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। सब स्टेशन वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन कहलाती है प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन बीटर कहलाती है, जो वोल्टेज ड्रॉप अनुसार डिजाइन किया जाता है। सर्विस मेश जोड़ता है किसको? तो वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को। सर्विस मेश वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ता है। सर्विस मेन वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ता है। सर्विस मेन्स भार अनुसार संयोजित किया जाता है। सर्विस मेन सीधे उपभोक्ता से जुड़ जाता है, जहां से टैपिंग निकालकर लाइन ली जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है किसको? पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को। ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है। ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन से स्टेप सब स्टेशनों को जोड़ती है। समांतर ट्रांसमिशन लाइन कोई टेपिंग नहीं होती है, अतः इसे धारा ले जाने की क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।